फील्ड लाइंस के बारे में आप पहले से जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानेंगे। तो मान लीजिए डेल्टा एस सर्टेन एरिया है सरफेस का, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई है वो वाली फील्ड लाइंस इसमें से जा रही हैं। तो इसका जो फ्लक्स होगा वो आपका नंबर ऑफ जो लाइंस जा रही हैं, जैसे 1 2 3 4 जा रहे हैं, तो 4 लाइंस जा रही हैं इसमें से, तो इसका फ्लक्स 4 है। पर हम किसी यूनिट की बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो फ्लक्स को क्वालिटेटिवली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप, द नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एनी एरिया नॉर्मल टू इट। जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस इसके अंदर से गुजरेंगी उतना ज़्यादा इससे गुजरने वाला फ्लक्स होगा। तो ज़्यादा जो नंबर ऑफ लाइंस अगर ज़्यादा होंगी, फ्लक्स को अगर हम फाई से दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम एरिया डेल्टा एस, उसके बराबर इससे गुजरने वाला फ्लक्स है। पूरा फ्लक्स नहीं है तो हम डेल्टा इसमें भी लगा लेते हैं, जो भी फ्लक्स है। ठीक है, इसका सिंबल फाई या डेल्टा फाई होगा। अगर बड़े एरिया की बात करें, पूरे फ्लक्स को हम फाई से लिख सकते हैं, स्मॉल अमाउंट से जाने वाले फ्लक्स को डेल्टा फाई से। तो नंबर ऑफ लाइंस आप देख रहे हैं किसके प्रोपोर्शनल है। अगर ज़्यादा बड़ा एरिया लेंगे तो नंबर ऑफ लाइंस भी इससे पहले 4 जा रही थी, इस बड़े एरिया से नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा जाएंगी। तो जो फ्लक्स है वो एक तो डेल्टा एस पर डिपेंड कर रहा है, दूसरे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो नंबर ऑफ लाइंस तो पास पास होंगी, नंबर ऑफ लाइंस पास पास होंगी, ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी, फील्ड स्ट्रांग है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर बढ़ेगी तो नंबर ऑफ लाइंस तब भी इस एरिया से जाने वाली बढ़ जाएंगी। तो दो चीज़ों पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है। एक और फैक्टर है जिस पे फ्लक्स डिपेंड कर रहा है, वो क्या है? अगर आप इस एरिया को थोड़ा सा तिरछा करते जाएं तो क्या होता है? अगर हम इस एरिया को, जो पहले एरिया ऐसे था, इसको हम अपनी जगह से थोड़ा झुका दें, तो झुकाने से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से अब कम जाएंगी। ये फील्ड लाइन बाहर से चली जाएगी, केवल 3 ही लाइन इसके अंदर से जा पा रही हैं। और झुकाते जाएंगे आप, अगर आप इसको एरिया को और टिल्ट कर देंगे तो इससे जाने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस और कम हो जाएंगी। लाइन बाहर से जाएगी, अगर आप इस एरिया को यहाँ से और झुकाते चले जाते हैं तो जाने वाली फील्ड लाइंस कम है। जैसे ये एरिया है, इससे जाने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम होती जाएंगी। और जब ये केवल पैरेलल हो जाएगा, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, उसी के पैरेलल अगर एरिया रखा हुआ है तो कोई भी फील्ड लाइंस इस एरिया के अंदर से नहीं जाएंगी और फ्लक्स 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्लक्स इसके झुकाव पर भी डिपेंड करता है। अब एरिया का जो एरिया वेक्टर है, अब सर्कुलर एरिया में ले लें इस तरह से, इधर इसका फेस है, ये कोई सर्टेन एरिया डेल्टा एस है, तो इसका इधर की ओर नॉर्मल है एन कैप, और जो फील्ड लाइंस हैं वो इधर से होती हुई ऐसे जा रही हैं। अगर आप एरिया वेक्टर को इस तरह से समझें, अगर आप यहाँ पे हार्ड लाइन दिखा रहे हैं तो मैं इसको छुपा देता हूँ इस तरह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये नॉर्मल है, तो एरिया का वेक्टर इधर है, डेल्टा एस की वेक्टर की डायरेक्शन ये है और फील्ड की डायरेक्शन ये। इसके बीच का ये कोण अगर थीटा है तो हम यहाँ पर फाई निकालने के लिए केवल ई का वो कंपोनेंट लेंगे जो इस एरिया के नॉर्मल हो। इधर की ओर जो कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा आएगा, ई कॉस थीटा कंपोनेंट, ई कॉस थीटा नॉर्मल टू द एरिया है। तो हमारा जो फ्लक्स होगा यहाँ पर फ्रॉम दिस एरिया होगा ई इंटू डेल्टा एस आप
ई कॉस थीटा लेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया। तो फ्लक्स किस तरह डिफाइंड हो रहा है? द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस, द फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस is equal to the product of normal component of electric field and the surface area of the surface। ये एंगल किसके बीच में है? ये एंगल है E और एरिया वेक्टर के बीच में। इधर क्या है? एरिया का वेक्टर। देखिए आप समझ लें, जैसे मेरी हथेली इस दीवार की ओर है तो एरिया वेक्टर दीवार की ओर, फ्लोर की ओर है तो इसका जो सरफेस का वेक्टर नीचे है। नॉर्मल से व्यक्त किया जाता है एरिया वेक्टर। अभी ऊपर की ओर है, इस हथेली का सरफेस का एरिया ऊपर की ओर है। ये डेल्टा फाई था, ई डेल्टा एस कॉस थीटा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डेल्टा फाई, फाई तो स्केलर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एस लिख सकते हैं। यहाँ पर एस क्या चीज़ है? डेल्टा एस जो वेक्टर है वो डेल्टा एस और एन कैप के बराबर है। एस क्या है? एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स आप समझ गए हैं। क्वालिटेटिवली द फ्लक्स linked to the surface is defined as number of lines crossing that area normally perpendicularly। अगर कोई परपेंडिकुलर फील्ड नहीं है तो उसका हम कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दें। आइदर आप उसको एरिया से भी कह सकते हो कि एरिया का हमने प्रोजेक्शन ले लिया। वैसे भी आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होती है जहाँ पर लाइंस पास हों। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और अगर लाइन दूर दूर है तो ये वीक फील्ड है। जो रिलेटिव डेंसिटी है, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, जो उनकी पर यूनिट एरिया है नीचे एरिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करता है। अगेन से इट इज़ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नंबर ऑफ लाइंस किसके प्रोपोर्शनल हुई? ई इंटू एरिया के। तो ये क्वांटिटी जो है वो फ्लक्स है। ठीक है, तो किसी एरिया से जाने वाला फ्लक्स उस एरिया और उस एरिया के नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर जो फील्ड का कंपोनेंट होता है, उन दोनों के प्रोडक्ट के यानी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो आप फ्लक्स देख रहे हैं, फ्लक्स किसी सरफेस से E इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा होता है। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो तो कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? E इंटू ए इंटू कॉस 90, दैट इज 0। ये कौन सा केस है? फील्ड लाइंस ऐसे हों और एरिया इसी फील्ड लाइंस के साथ इस तरह से रखा हो, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो नीचे की ओर होगा, नॉर्मल वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली मेकिंग 90 डिग्री विद द एरिया वेक्टर। ये एरिया वेक्टर है, नीचे की ओर है, इस सरफेस का एरिया ये, लेकिन उसका डायरेक्शन नीचे की ओर है। ओके, तो इस केस में फ्लक्स 0 हो जाएगा। कब मैक्सिमम होगा फ्लक्स? थीटा अगर 0 हो, थीटा 0 हो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है और जो एरिया वेक्टर है वो इधर की ओर है। ए अगर एरिया लिया है हमने, एन कैप, यही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की हो गई। एरिया है यहाँ पर लेकिन उसका वेक्टर नॉर्मल है, तो फील्ड और इसके बीच में 0 डिग्री है इस केस में। और तब जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स फ्रॉम दिस एरिया, वो E इंटू ए
cos 0 डिग्री दैट इज EA। तो इसमें मैक्सिमम फ्लक्स होगा, ठीक है। अब एक खास बात कर लेते हैं, जैसे कि कोई पॉइंट चार्ज प्लस क्यू अंदर रखा है और ये किसी बॉक्स में बंद है, 3D बॉक्स इस तरह से। तो इससे जो भी फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर की ओर जाएंगी। इस तरह से इधर से एक फील्ड लाइन गई इस एरिया से, इधर से जाके ऐसे फील्ड लाइन बाहर निकलेगी, और इधर जो फेस होगा उस फेस से भी कोई फील्ड लाइन बाहर निकलेगी। इस तरह से हर एक फेस से इसके फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, सामने वाले से भी निकलेगी, उधर से भी निकलेगी, तो फील्ड लाइंस निकल रही, ठीक है। तो आउटवर्ड फ्लक्स फ्रॉम एनी सरफेस, अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर बंद है तो फील्ड फ्लक्स बाहर की ओर निकलेगा, जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर की ओर होंगी। तो आउटगोइंग फ्लक्स जो होता है फ्रॉम क्लोज सरफेस वो हम पॉजिटिव लेते हैं, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो एरोज अंदर की ओर होंगे, ये इनकमिंग फ्लक्स होगा, इनवर्ड फ्लक्स। तो आउटगोइंग की जगह अगर इनकमिंग फ्लक्स होगा तो उस केस में नेगेटिव फ्लक्स होगा, फाई नेगेटिव होगा, इनकमिंग